धीरे धीरे न्यूज़ मीडिया मजाक बनता जा रहा है। गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, चाटुकार मीडिया और पेड मीडिया जैसे लेवल दिए जा रहे हैं। लेकिन खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी के लिए उन्हें काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है और ये छोटी लागतें नहीं होती, ये काफ़ी बड़ी लागत होती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दावा किया था कि 2 गांवों में किसानों की आत्महत्या का एक भी मामला जीएम सीड्स को अपनाने से नहीं आया था। जी न्यूज़ और जी बिजनेस के सीनियर एडिटर नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर से 100 करोड़ की मांग कर रहे थे, क्योंकि 2019 के चुनाव में सोशल मीडिया और एड्स पर 25,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए गए थे। यानी सरकार उनकी सबसे बड़ी कस्टमर है, जिसमें कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पैसे के बदले न्यूज़ में फेरबदल करने को तैयार थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मीडिया क्या होती है, कैसे काम करती है, या फिर ये हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट कर सकती है। शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने आज दिन भर में कितने घंटे मीडिया को कंज्यूम करते हुए बिताया है। शायद इसमें आपका जवाब होगा 2 घंटे, 3 घंटे या फिर 5 घंटे। नहीं दोस्तों, अगर आप एवरेज इंडियन अडल्ट हैं तो आज आपने टीवी देखने, रेडियो सुनने, वेब सर्फिंग करने, अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करने या फिर यूट्यूब पर ऑसम एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ देखने में 10 घंटे से ज़्यादा स्पेंड किया है। लगभग दिन का 40% हिस्सा आपने स्पेंड किया है इस पर। और जब मैं मीडिया कहता हूँ तो मैं कुछ अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। मीडिया की डेफिनेशन माध्यम या उनके माध्यमों का बहुवचन है, और माध्यम एक पदार्थ या एक विधि है जिसमें कुछ कम्युनिकेट किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो मीडिया मैसेज को स्प्रेड करने का एक माध्यम है, जिसमें बुक्स, फिल्म्स, पेंटिंग्स, सॉन्ग्स, टीवी शोज, पोएम, वीडियो गेम्स, मैगजीन, ब्रॉडकास्ट, म्यूजिक वीडियोस, न्यूज़पेपर, वेब फॉर्म्स, कूपन्स, ईमेल, न्यूज़लेटर्स, ट्वीट्स, स्टैंड टू डीवीडी सीक्वल्स, रिसिप्ट, ट्रैफिक साइंस, स्ट्रीट आर्ट, स्नैपचैट स्टोरीज, कैलेंडर्स, प्रोटेस्ट साइंस और अभी आपके फ़ोन में थोड़ी देर पहले आए ब्रेकिंग न्यूज़ पुश नोटिफिकेशन, जो आपको मिनी हार्ट अटैक देने का काम करते हैं। ये सभी चीज़ें मीडिया में आती हैं, जिसमें न्यूज़ मीडिया को अक्सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि केवल 25% भारतीय ही समाचार मीडिया पर भरोसा करते हैं। धीरे धीरे न्यूज़ मीडिया मजाक बनता जा रहा है। गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, चाटुकार मीडिया और पेड मीडिया जैसे लेवल दिए जा रहे हैं। पहले मुलायम सिंह के पैर चाटे, अब यहाँ पे बीजेपी की चाट रहे हो। अरविंद केजरीवाल की चाट रहे हो तुम। बदतमीजी है ये। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी ना, ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें। वो तेरा इमरान खान का दिखाता है ना ऐसे, ये मैं दिखा रहा हूँ। बीच में घुसेड़ूंगा आपके। अमेरिका का चलान बहन क्या कर रहे हैं? अखबारों को पढ़ने वालों की संख्या भी कम होती जा रही है। न्यूज़ चैनल्स की दर्शक संख्या भी कम हो रही है और लोग खबरों के लिए सोशल मीडिया पर भरोसा करने लगे हैं। इस तरह से सोशल मीडिया, जो मूल रूप से लोगों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी, अब समाचारों का एक सीरियस सोर्स बनता जा रहा है। एक समय था जब जर्नलिस्ट को अच्छा माना जाता था और उनके दृष्टिकोण से मंत्री भी बनाए जा सकते थे, लेकिन अब जर्नलिस्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि न्यूज़ मीडिया इस लेवल तक कैसे पहुंची और समाचार मीडिया पक्षपाती क्यों है। 25 मार्च 2019 में स्टीव बैनन ने कहा था कि सत्ता में सरकार का असली अपोजिशन मीडिया होती है और मीडिया से डील करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मीडिया में कूड़ा भर दीजिए और लोगों का ध्यान ज़्यादातर कूड़े पर ही रहेगा और आप अपना मकसद आसानी से पूरा कर सकते हैं। पर वहीं अगर देश के आज़ादी के समय पर मीडिया की बात करें तो क्रांतिकारी लोग घर घर जाके आज़ादी का प्रचार नहीं कर रहे थे। सिर्फ यही मीडिया ही माध्यम थी जो लोगों को उम्मीदों से भर रही थी और इसकी वजह से लाखों भारतीयों को आज़ादी मिल पाई। लेकिन महज 77 सालों में मीडिया कैसे बदल गया, आइए समझते हैं। अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय जैसे ना जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अपने राइटिंग से लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया था। उस दौर की पत्रकारिता समाज को दिशा देने का काम करती थी। तब जर्नलिज्म एक प्रोफेशन नहीं बल्कि पब्लिक सर्विस कमीशन था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, जिस मीडिया को बचाने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कई सेक्रीफाइसेस किए थे, आज वही मीडिया अपनी जगह से भटकती हुई दिखाई दे रही है। आज के दौर में जनरली सभी दूसरे प्रोफेशन की तरह मीडिया भी एक पेशा बन चुका है। तो ये सब कुछ समझने से पहले हम ये समझते हैं कि न्यूज़ मीडिया कैसे चलती है या कैसे रन होती है। सबसे पहले जब मैं न्यूज़ मीडिया कहता हूँ तो इसमें क्या क्या शामिल है। न्यूज़ मीडिया में न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ एजेंसीज, रेडियो और मैगजीन आते हैं और उनके सभी बुनियादी काम, बेसिक प्रिंसिपल्स, सोर्स से आप तक खबर पहुंचाने का होता है। लेकिन खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी के लिए उन्हें काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है और ये छोटी लागतें नहीं होती, ये काफ़ी बड़ी लागत होती है। इनमें न्यूज़पेपर प्रिंटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और न्यूज़ एजेंसीज से न्यूज़ हासिल करने की लागत भी शामिल होती है।
साथ ही न्यूज़ चैनल्स के स्टूडियो का खर्चा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की लागत के साथ साथ न्यूज़ एंकर्स और जर्नलिस्ट और काफ़ी बड़ी मैन पावर को भी काम पर रखना पड़ता है। लेकिन इतने सारे खर्चे को कवर करने के लिए इनकम के सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं इनके पास, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट और एडवर्टाइजमेंट। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि अखबार ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 रुपए में बिकते हैं और मात्र 1 या 2 रुपए की मंथली सब्सक्रिप्शन फीस पर न्यूज़ चैनल्स टीवी पर ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। तो इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन पैसे को समझने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि न्यूज़ मीडिया कहाँ से खबर लेती है। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स न्यूज़ एजेंसी से ही खबर लेती है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमने न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ टीवी चैनल्स के बारे में तो सुना है, लेकिन न्यूज़ एजेंसीज किस भला का नाम है? असल में न्यूज़ एजेंसीज बड़े लेवल पर काम करती है और खबरें लाती है और उन खबरों को इन न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को बेचती है। यहाँ तक कि डीडी न्यूज़ जैसी सरकारी न्यूज़ चैनल्स भी इन न्यूज़ एजेंसीज से ही न्यूज़ लेते हैं। और ऐसा करने के लिए न्यूज़ एजेंसीज का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो सकता है और उनके ऑफिस और रिपोर्टर्स पूरी दुनिया में फैले हो सकते हैं। अगर हम भारत के न्यूज़ एजेंसीज की बात करें तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, UNI यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल ANI के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये भारत की न्यूज़ एजेंसीज हैं। PTI की तो खुद की सैटेलाइट तक है। सरकार से लेकर द हिंदू, NDTV, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सभी PTI के कस्टमर्स हैं। इसलिए ये न्यूज़ एजेंसीज ही न्यूज़ इकट्ठा करती हैं और अपने कस्टमर्स को बेचती हैं। टीवी न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर अपने बजट के अकॉर्डिंग रिपोर्टर रखते हैं और बाकी खबरें सीधे न्यूज़ एजेंसी से ही खरीदते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये पेज द प्रिंट का है, लेकिन साइड में PTI लिखा हुआ है, यानी ये खबर वहीं से ली गई है और न्यूज़ चैनल्स भी ऐसा कहते हैं। सूत्रों के मुताबिक, सूत्रों के अनुसार पर बीते कुछ सालों में न्यूज़ मीडिया भी सभी दूसरे प्रोफेशन की तरह एक पेशा बन चुका है। रही सही कसर कंपनी मीडिया हाउसेस द्वारा टेक ओवर और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पूरी तरह से शामिल हो चुकी है। लेकिन ये आज अचानक से नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके कई कारण हैं। दुनिया भर में इथिकल जर्नलिज्म को बढ़ावा देने वाले इथिकल जर्नलिज्म नेटवर्क में हाउ करप्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्टॉक द न्यूज रूम ने इस पर एक रिपोर्ट बनाई थी। इस रिपोर्ट में 18 देशों की जर्नलिज्म से जुड़ी परेशानियों पर बात की गई थी, जिसमें इंडियन मीडिया के 5 मेन प्रॉब्लम पर बात की गई थी। इस आर्टिकल में कहा गया था कि अगर इंडियन मीडिया के बदलते हुए हालात पर ध्यान नहीं दिया गया तो इंडियन मीडिया में जो बूम दिख रहा है वो जर्नलिज्म के लिए किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इंडियन जर्नलिज्म की 5 मेन प्रॉब्लम कौन सी थी? पहली है पेड न्यूज़, जिसमें एथिकल जर्नलिज्म नेटवर्क के इंडियन चैप्टर की रिपोर्ट के ऑथर और द हिंदू न्यूज़ पेपर से जुड़े AS पनीरसेल्वन के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन के टाइम से ही इंडियन जर्नलिज्म ने पेड न्यूज़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ सालों में ये बहुत ज़्यादा दिखने लगा है। पेड न्यूज़ का मतलब ऐसी खबर जिसके लिए पैसे लिए गए हों और ऐसी खबरों की संख्या इलेक्शन के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा है ओपाक्यू पेड ट्रीटीज, यानी अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेट के बीच गठजोड़ देखने को मिलता है। दोनों के बीच खबरें बनाने और पैसे को लेकर कई बार समझौते सामने आते रहते हैं। इसमें आम जनता की राय बदलने की कोशिश की जाती है और जनता को बस कॉरपोरेट के लिए कंज्यूमर बना दिया जाता है, जिसमें उन अमीर कंपनीज को फायदा हो सके। एग्जाम्पल के लिए सरकार ने अक्टूबर 2008 में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड की परमिशन दी थी। तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने दावा किया था कि 2 गांवों में किसानों की आत्महत्या का एक भी मामला GM सीड्स को अपनाने से नहीं आया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यही सेम रिपोर्ट अगस्त 2011 में भी पब्लिश की थी, लेकिन इस बार GM सीड्स की कंपनी माइको मोनसांतो बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भर के टाइम्स ऑफ इंडिया को एड्स दी थी। ऐसी PNB बैंक से घोटाला करने वाले मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि ग्रुप का मीडिया से गठजोड़ सामने आया था। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि गीतांजलि ग्रुप ने एड्स के बदले बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड को इक्विटी दी थी। जर्नलिस्ट P साईनाथ ने इस स्कैम के जरिए न्यूज मीडिया में पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट के समझौते का खुलासा किया था। तीसरा है ब्लाइंडेड ब्लैकमेल। इसमें आज का न्यूज मीडिया पैसे के लिए ब्लैकमेलिंग भी करने लगा है। एग्जाम्पल के लिए 2012 में जी न्यूज और जी बिजनेस के सीनियर एडिटर नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर से 100 करोड़ की मांग कर रहे थे। इन्होंने कोल स्कैम में नवीन जिंदल की कंपनी के खिलाफ खबर न चलाने के लिए पैसे मांगे थे। इस घटना से मीडिया पर काफी सवाल खड़े हो गए थे। चौथा है बाइंडिंग लीगल रेगुलेटरी गैप, यानी इन सभी न्यूज़ मीडिया में कोई हायर अथॉरिटी तो ज़रूर होगी जो इन पर लगाम कस सके, पर एक्सपर्ट्स मीडिया पर नज़र रखने वाली बॉडीज़ की नाकामी पर ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म को बचाने के लिए प्रेस काउंसिल और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के साथ दूसरी नज़र रखने वाली बॉडीज़ सामने आ रही हैं। एथिकल जर्नलिज्म नेटवर्क के हिसाब से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट लागू करने में नाकाम साबित हो रही है। वो पेड न्यूज़ और दूसरे अनएथिकल प्रैक्टिसेस से निपटने की बजाय इस मामले से दूर हो रहा है। अप्रैल 2003
में एक फोटो जर्नलिस्ट ने काउंसिल को एक टिप दी थी कि न्यूज़ के तौर पर कैसे एडवर्टाइजमेंट पब्लिक की जा रही है, लेकिन प्रेस काउंसिल ने इस मामले में जांच करने की वजह मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से कहा कि उनकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो रही है, इसलिए उन्हें एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़ में फर्क करना पड़ेगा। वहीं प्रेस काउंसिल ने सीनियर जर्नलिस्ट प्रांजोय गुहा और के श्रीनिवास रेड्डी की पेड न्यूज़ रिपोर्ट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया था। यहाँ तक कि इस रिपोर्ट को पब्लिश तक नहीं किया गया था, क्योंकि इससे मीडिया हाउसेस की इमेज खराब हो जाती। बाद में राइट टू इन्फॉर्मेशन से ये रिपोर्ट पब्लिक की गई थी। अब ऐसा क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि न्यूज़ मीडिया पैसे कैसे कमाती है। न्यूज़ चैनल्स मेनली दो तरीकों से ही पैसे कमाती है। पहला है सब्सक्रिप्शन और दूसरा है एड्स। सब्सक्रिप्शन में तो 1-2 रुपए में टाटा स्काई, DTH जैसे अलग जगहों पर न्यूज़ चैनल्स कमा पाता है, और कोई भी न्यूज़ चैनल लंबे समय तक गेम में बने रहना चाहता है तो उसे एड्स पर ही डिपेंड रहना होगा। और यहीं से सबसे बड़ी परेशानी शुरू होती है, क्योंकि 2019 के चुनाव में सोशल मीडिया और एड्स पर 25,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए गए थे। यानी सरकार उनकी सबसे बड़ी कस्टमर है, और जब कोई अपने कस्टमर के खिलाफ जाएगा तो उनका बिजनेस बंद होना तय हो जाता है। और ये बात सभी न्यूज़ चैनल्स अच्छे से समझते हैं, पर इससे न्यूज़ चैनल्स में एक कंपटीशन शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो सभी न्यूज़ चैनल्स पर ही हो रहा है। तो बात TRP पर आकर अटक जाती है, और TRP ज्यादातर एंटरटेनमेंट चैनल्स की ही होती है। इसलिए न्यूज़ चैनल्स भी इस बात को समझते हैं कि उन्हें अपने कंटेंट को एंटरटेनमेंट की तरफ मोड़ना होगा, नहीं तो उनका हाल भी DD न्यूज़ की ही तरह हो जाएगा। इसी वजह से मसाले और एंटरटेनमेंट से भरी फेक न्यूज़ हमें परोसी जाती हैं। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना झिंगुर। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे भो। अब भारत में हाल ये है कि विदेशों में सोशल मीडिया पर झूठ बोला जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसे साफ करने का काम करती है, लेकिन यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलती है तो सोशल मीडिया इसे साफ करने का काम करती है। और पहले अखबार छपते थे और फिर बिकते थे, लेकिन आजकल हालात ये है कि पहले बिकते हैं और फिर छपते हैं। पहले सिर्फ राजनीतिक पार्टीज के मेंबर ही अपना प्रचार करते थे, अब उनका ये काम न्यूज़ मीडिया भी करने लगा है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कानून है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कानून नहीं। जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। अब ये सब कुछ पॉसिबल इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि भारतीय मीडिया पर कोई निगरानी नहीं है। अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ ऑफकॉम, ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन है। अमेरिका में FCC, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन मीडिया है। लेकिन भारत में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, ट्राई ने हर महीने या 6 महीने में प्रेस शिकायत आयोग की स्थापना करने की कोशिश की थी, पर हमारे देश में आज़ादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये कोई सहयोग की बात नहीं है, जानबूझकर कोई भी सरकार नहीं चाहती कि ये आयोग आए। केवल न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना भी इन समाचार चैनलों द्वारा ही की गई थी। इसका मतलब है कि अगर कोई भी कुछ गलत करता है तो आप गलती की शिकायत उनसे ही करने जा रहे हैं। कोबरा पोस्ट ने 36 समाचार चैनलों पर स्टिंग ऑपरेशन किया था और उन्हें भड़काऊ खबरें चलाने के लिए पैसे की पेशकश की थी, जिस पर लगभग सभी न्यूज़ चैनल्स राजी हो गए थे। और इस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिन्हें आप आज भी देख सकते हैं। लोगों को ये भ्रम है कि वोटिंग बूथ पर जाकर वो अपनी इच्छा से अपनी पसंदीदा पार्टी या उम्मीदवार को वोट देते हैं। अगर आप इस बात को ध्यान से समझें तो सही प्लानिंग के तहत आपका वोट पड़ रहा है और आपको ये भ्रम है कि आपने अपना वोट खुद ही डाला था। खैर, निगरानी रखने वाली अथॉरिटीज़ के ना होने से अनएथिकल जर्नलिस्ट और अनएथिकल जर्नलिज्म के लिए बूस्टर का काम करता है, जिनके लिए सबसे ज़्यादा पैसे अहमियत रखते हैं। और लास्ट में 5वां है फेक न्यूज़। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशें हो रही है। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिशें हो रही है। क्या हिंदुओं के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा हुआ है? ऐसा क्या झूठ परोसना चाहते हो या छिपाना चाहते हो जिसको आपने ये उर्दू में लिखा है? फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन 2008 में कोबरा पोस्ट ने ही किया था, जिसमें कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पैसे के बदले न्यूज़ में फेरबदल करने को तैयार थे। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मीडिया पैसों के बदले किसी भी साजिश में शामिल होने से नहीं हिचकिचा रही थी, फिर चाहे वह देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ ही क्यों ना हो। इस स्टिंग ऑपरेशन के रिपोर्टर ने मीडिया में बैठे सीनियर्स से कहा था कि वह इलेक्शन से पहले कम्युनल पोलराइजेशन कर सकते हैं या नहीं, और अपोजिशन लीडर की इमेज भी खराब करने को कहा था। इस पर ज्यादातर लोग राजी थे। सीनियर जर्नलिस्ट कमर वाहिद नकवी के अकॉर्डिंग पहले एक कॉर्पोरेट, मीडिया, प्राइवेट ट्रीटी
और पेड न्यूज़ की बात होती थी, लेकिन कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन के बाद ये बात साफ कर दी है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। न्यूज़ मीडिया को दलदल में डुबाने का एक और बड़ा रीज़न क्रॉस मीडिया होल्डिंग को भी बताया जाता है, जो कि इंडियन डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसमें एक ही ग्रुप जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, ऑनलाइन और ब्रॉडकास्ट जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स ऑक्युपाइड करके बैठा हो और वही इन सब का मालिक भी हो। यह किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और अगर ऐसा हो गया तो जर्नलिज्म की पूरी दुनिया में उस एक इंस्टीट्यूशन को चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं बचेगा, और लास्ट में हम सिर्फ वही देख पाएंगे जो वो दिखाना चाहता है। और अक्सर ये देखा गया है कि सेंटर में बनी सरकार मीडिया की आज़ादी पर कंट्रोल लगाने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल के लिए 1975 में इमरजेंसी के दौरान जर्नलिस्ट को कुछ भी सरकार के खिलाफ लिखने पर बैन था, तो उन्हें सजा भी हो सकती थी। और आज भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग भी लगातार घटती जा रही है। इस साल 180 देशों की लिस्ट में इंडिया 158 नंबर पर था, और एक्सपर्ट इसे सबसे बुरी कंडीशन बता रहे हैं, क्योंकि 2023 की रिपोर्ट में हम 142 नंबर पर थे और 2016 में 133 नंबर पर थे। मीडिया के कॉर्पोरेटाइजेशन और पॉलिटिसाइजेशन का ये नतीजा भी है कि वो जर्नलिस्ट जो अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उन्हें अपनी जॉब्स खोनी पड़ती हैं। साथ ही महात्मा गांधी ने कहा था कि जर्नलिज्म का मेन मोटिव सर्विस होना चाहिए। न्यूज़पेपर एक बड़ी ताकत है, लेकिन जैसे अनकंट्रोल वाटर फ्लो के कारण गाँव के गाँव डूब जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उसी तरह अनकंट्रोल राइटिंग भी सर्विस के वजह बर्बादी की वजह बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।